काली खेड़ा के जंगल और गांव की सीमा पर अजीब सा सन्नाटा पसरा था। सूरज डूबे अभी कुछ ही देर हुई थी, लेकिन घने काले बादलों की वजह से चारों तरफ आधी रात जैसा अंधेरा छा गया था। रघुवीर और जगतू अपनी पुरानी लोहे की कुल्हाड़ियां कंधों पर टांगे दिन भर की कड़ी मजदूरी के बाद तेजी से गांव की तरफ जाने वाले कच्चे रास्ते पर चले जा रहे थे। जगतू ने अपनी चाल तेज करते हुए घबराकर पीछे मुड़कर देखा। पीछे सिर्फ अंतहीन अंधेरा था। रघुवीर, जरा अपने कदम जल्दी बढ़ा भाई। गांव की सीमा तक पहुंचने में अभी कम से कम आधा घंटा और लगेगा। देख नहीं रहा काली खेड़ा के इस जंगल में अंधेरा कितनी तेजी से गहरा रहा है। अब उसका समय हो गया है, वो अपने ठिकाने से बाहर निकलती होगी। रघुवीर की आंखें लगातार रास्ते के दाएं बाएं घने झाड़ों में भटक रही थीं। उसने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, हाँ जगतू, आज मालिक ने काम का हिसाब करने में बहुत देर लगा दी। आज हवा में भी बहुत भारीपन और अजीब सी बदबू है। मुझे तो अपने ही साए से डर लग रहा है। जल्दी चल, एक बार गांव की बाउंड्री पार कर ले, फिर जान में जान आएगी। दोनों तेजी से कदम बढ़ा ही रहे थे कि अचानक जंगल की खामोशी टूट गई। रास्ते के किनारे से नंगे पैरों की आहट के साथ पायल की हल्की छन छन सुनाई देने लगी, जैसे कोई उनके साथ साथ चल रहा हो। चारों तरफ घनघोर अंधेरा छा गया था। तभी जंगल के सन्नाटे में किसी औरत के रोने की दर्दनाक आवाज गूंज उठी। आवाज सुनकर कलेजा कांप जाए, लेकिन अगले ही पल उसका रोना अचानक भयानक हंसी में बदल गया। कहाँ भाग रहे हो? भाग जगतू, भाग, वो आ रही है। पीछे मुड़कर मत देखना, बस भागते रहे। दोनों कुल्हाड़ियां फेंक कर जान बचाते हुए गांव की ओर भागने लगे। पीछे से घुंघरुओं की आवाज लगातार उनका पीछा कर रही थी, जैसे कोई उनके ठीक पीछे आ रहा हो। दोनों हाफते गिरते संभलते आखिरकार गांव की सीमा में दाखिल हुए। रघुवीर अपनी सांसें थामे सीधे अपने घर के किवाड़ की तरफ लपका और पागलों की तरह दरवाजा ठोकने लगा। खोल, दरवाजा खोल जल्दी। मुन्नी की माँ, दरवाजा खोल। पत्नी ने जैसे ही दरवाजा खोला, रघुवीर तेजी से अंदर घुसा और तुरंत कुंडी लगा दी। वो बदहवास होकर फर्श पर गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और मुंह से झाग निकल रहा था। अरे क्या हुआ आपको? ऐसे बदहवास क्यों भाग रहे हैं? मैंने आपसे 100 बार कहा है कि रात बिरात इस जंगल के रास्ते से मत आया कीजिए। ये मजदूरी का काम छोड़ दीजिए। इस गांव की हवा अब इंसानों के सांस लेने लायक नहीं बची है। अरे धीरे बोल, बिल्कुल चुप हो जा। वो आ रही है। मैंने अभी अभी रास्ते में उसकी झांझर और हंसने की आवाज सुनी है। वो गांव के मोड़ तक आ पहुंची है। पत्नी डर के मारे पीछे हट गई। बाहर दरवाजे खटखटा रहे थे और अंदर दोनों पति पत्नी खौफ में दुब के बैठे थे। काली खेड़ा की ओर आने वाली मुख्य सड़क जर्जर और टूटी फूटी थी। एक पुरानी खटारा सरकारी बस हिचकोले खाती हुई अंधेरे को चीर कर आगे बढ़ रही थी। बस के अंदर अंधेरा था और पूरी बस खाली थी। सिर्फ सबसे आगे की सीट पर विवेक और उसकी नवविवाहिता पत्नी अदिति बैठे थे। अदिति हरे भरे कपड़े और हाथों में पीली चूड़ियां पहने खिड़की से बाहर देख रही थी। बाहर घना अंधेरा देखकर वो घबरा गई। इस अनजान गांव के बारे में उसे कुछ भी पता नहीं था। अदिति ने धीमी और झिझकती हुई आवाज में पूछा, विवेक, वैसे हम यहाँ क्यों जा रहे हैं? इस रास्ते पर तो दूर दूर तक ना तो कोई दूसरी गाड़ी दिख रही है, ना ही कोई एक भी लाइट जल रही है। ये जगह इतनी भयानक और अजीब क्यों लग रही है? अदिति, तुम बेकार में इतना घबरा रही हो। शहर की चकाचौंध में रहने की आदत है ना तुम्हें, इसीलिए गांव का अंधेरा तुम्हें भयानक लग रहा है। वहां मेरा बहुत पुराना पुश्तैनी घर है। मेरे पापा का पूरा बचपन उसी गांव में बीता था। पर विवेक, तुमने कभी पहले इस गांव का जिक्र क्यों नहीं किया? तुम्हारे पापा भी तो कभी काली खेड़ा का नाम नहीं लेते। बात यह है अदिति कि जब मैं बहुत छोटा था, शायद 4 या 5 साल का, तब मेरे पापा और मेरी मामी सब कुछ छोड़कर अचानक शहर शिफ्ट हो गए थे।
पापा ने कभी खुलकर वजह नहीं बताई। शायद शहर में बिजनेस सेट करना चाहते थे, लेकिन मेरी हमेशा से इच्छा थी कि मैं अपनी जड़ों को देखूं, उस जगह को देखूं जहां मेरे दादा परदादों की हवेली है। हाँ विवेक, वो सब ठीक है, पर हम अपनी शादी के बाद घूमने के लिए किसी अच्छी जगह भी तो जा सकते थे। किसी हिल स्टेशन, मनाली या शिमला जा सकते थे। इस वीराने और उजाड़ गांव में आने की क्या तुक थी? अदिति, पता है, शादी के बाद से ही मन था कि तुम्हें अपना पुश्तैनी घर दिखाऊं, जहां पिताजी पले बड़े थे। बस 2-3 दिन रुकेंगे, घर और जमीन देखेंगे, फिर वापस शहर चलेंगे, पक्का। अचानक ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगाया और बस झटके से पुराने बस स्टैंड पर रुक गई। ड्राइवर ने घबराकर पीछे देखा और जल्दी से बोला, काली खेड़ा आ गया, जिसे उतरना है जल्दी उतरो, हमें बस आगे ले जानी है, यहाँ 1 मिनट भी रुकने का हुक्म नहीं है। चलो अदिति, हमारा स्टॉप आ गया। विवेक और अदिति के उतरते ही ड्राइवर ने दरवाजा बंद किया और बस तेजी से वहां से निकल गई, जैसे वो किसी डर से भाग रहा हो। अदिति ने चारों तरफ नजर घुमाई। सड़क के दोनों ओर पुरानी ईंटों के ढहे हुए मकान, घने बबूल के पेड़ और झाड़ियां थीं। हवा में एक अजीब सी दुर्गंध थी। अदिति ने कहा, विवेक, ये गांव तो बहुत ही पुराना और बिल्कुल उजाड़ लग रहा है। मैंने आज तक बहुत से गांव देखे हैं जो धीरे धीरे तरक्की कर रहे हैं, बिजली, पानी आ रहा है, पर ये गांव तो बिल्कुल मरा हुआ सा लग रहा है। यहाँ कोई इंसान क्यों नहीं दिख रहा? हाँ अदिति, तुमने सही कहा। इस गांव में न कोई स्कूल बना, न ही कोई अस्पताल या कॉलेज। जो लोग थोड़े पढ़े लिखे थे या जिनके पास थोड़े भी पैसे थे, वे सब गांव छोड़कर शहर चले गए। ठीक वैसे ही जैसे मेरे पापा और मामी गांव छोड़कर चले गए थे। इसी वजह से ये गांव इतना पिछड़ गया। बात करते हुए दोनों कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर पर उन्हें एक बड़ी पुरानी हवेली दिखाई दी। उसकी दीवारें काली पड़ चुकी थीं, जगह जगह से पलस्तर उखड़ा था और हवेली के पीछे कई बड़े पेड़ उगे हुए थे। देखो अदिति, यही है हमारा पुराना घर। हवेली जैसा लग रहा है ना? भले ही धूल जमी है, लेकिन इसकी बनावट आज भी शानदार है। अदिति ने उस हवेली को देखा। उसे ऐसा लगा जैसे वो हवेली कोई जिंदा ढांचा हो जो उन्हें घूर रहा हो। अंदर जाने से पहले चलो, सुखराम चाचा का घर है, पहले उनसे हवेली की चाबी ले लेते हैं। पापा ने शहर निकलने से पहले बताया था कि घर की देखरेख और चाबी सुखराम चाचा के पास ही रहती है। दरवाजे पर पहुंचकर उसने लकड़ी के भारी किवाड़ को खटखटाया। अंदर से एक थरथराती हुई भारी बुजुर्ग आवाज गूंजी, कौन है बाहर इस कुबेला में? चाचा, दरवाजा खोलिए, कोई चोर डाकू नहीं है हम। किवाड़ धीरे से सरका। हाथ में पीतल की लालटेन लिए एक बुजुर्ग बाहर निकला। उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं, दाढ़ी सफेद थी और उसकी आंखों में ऐसा खौफ था जैसे उसने अभी अभी अपनी मौत देखी हो। वे सुखराम चाचा थे। कौन हो बेटा तुम, और इस काली रात में इस गांव में क्या कर रहे हो? क्या रास्ता भटक गए हो तुम? सुखराम चाचा, आप मुझे पहचान नहीं रहे होंगे। मैं घनश्याम का बेटा हूं, विवेक। सुखराम चाचा का हाथ वहीं थम गया। लालटेन उनके हाथ में जोर जोर से कांपने लगी। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वे हकलाते हुए बोले, अरे घनश्याम का बेटा विवेक, तू यहां? राम राम। मैं भी कितना बेवकूफ हूं, अपने ही मालिक के खून को पहचान नहीं पाया। कितना बड़ा हो गया है तू बेटा, बिल्कुल अपने बाप पर गया है। तभी सुखराम चाचा की नजर विवेक के पीछे खड़ी अदिति पर पड़ी। हरे कपड़ों और हाथों में चूड़ियां पहने वो साफ विवाहित लग रही थी। उसे देखते ही सुखराम चाचा के चेहरे का रंग उड़ गया। वे घबरा कर बोले, विवेक, ये कौन है तेरे साथ? चाचा, ये मेरी पत्नी है अदिति। हम दोनों की हाल ही में शहर में शादी हुई है। अदिति ने शिष्टाचार दिखाते हुए अपने हाथ जोड़े और कहा, नमस्ते चाचा जी। उनके होश उड़ गए। वे खौफ में थर थर कांपने लगे और चिल्लाए, क्या कहा?
पत्नी, तू शादी करके इस गांव में आया है? क्या क्या तू अपने बाप घनश्याम से पूछ कर आया है यहां? विवेक चाचा का ये रूप देखकर पूरी तरह हैरान रह गया। उसने संभलते हुए कहा, नहीं चाचा, मैंने पापा को सरप्राइज देने के लिए नहीं बताया। मैंने सोचा गांव जाकर पुरानी हवेली की फोटो खींचूंगा और फिर पापा को फोन करके सरप्राइज दूंगा। पर आप इतने घबरा क्यों रहे हैं? क्या बात है? नहीं बेटा, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। बहुत बड़ी भूल हो गई तुझसे। ये गांव अब वो पहले जैसा गांव नहीं रहा बेटा। इस गांव में बहुत सी चीजें बदल गई हैं। यहां काली हवाओं का साया है। विवेक ने चाचा की बात को सिर्फ एक देहाती वहम समझा। वो हल्का सा हंसा और बोला, हाँ चाचा, वो तो मैं आते ही देख रहा हूं। बहुत सी चीजें बदल गई हैं। गांव काफी पिछड़ गया है। बिजली भी नहीं है। खैर, आप ये बातें बाद में करिएगा। सफर बहुत लंबा था और अदिति बहुत थक चुकी है। आप बस मुझे हमारे घर की चाबी दे दीजिए, हम आराम करने जा रहे हैं। सुखराम चाचा ने विवेक की तरफ ऐसे देखा जैसे वे किसी जिंदा लाश को देख रहे हों। चाबी देते वक्त चाचा ने बेहद भरे और कांपते गले से कहा, ये ले चाबी बेटा, लेकिन मेरी एक बात, पत्थर की लकीर मानकर गांठ बांध ले। रात को हवेली के कमरे से बाहर मत निकलना। बाहर आंगन में चाहे कोई भी आवाज सुनाई दे, कोई भी तुम्हें पुकारे, खिड़की और दरवाजा मत खोलना। ठीक है चाचा, आप बेकार चिंता कर रहे हैं। सुखराम चाचा दरवाजे पर खड़े होकर उन्हें अंधेरे में गायब होते देखते रहे और बुदबुदाए, हे भगवान, घनश्याम का बेटा अपनी दुल्हन को यहां ले आया। अब वो बला किसी को नहीं छोड़ेगी। हवेली के अंदर कदम रखते ही चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। हवेली का आंगन बहुत बड़ा था, जिसके चारों ओर नक्काशीदार खंभे लगे थे। विवेक अदिति को लेकर पहली मंजिल पर एक ऐसा कमरा ढूंढ लाया जो बाकी कमरों से बेहतर हालत में था। विवेक ने बेड की धूल साफ की और मोमबत्ती जला दी। हल्की रोशनी में कमरा थोड़ा ठीक लगने लगा। अदिति बेड के किनारे बैठ गई। उसकी धड़कन तेज थी। उसने पूछा, विवेक, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। सुखराम चाचा मुझे देखकर उस तरह क्यों चौंक गए थे, जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। और जब तुमने कहा कि हम शादीशुदा हैं, तो उनके चेहरे पर उतना खौफ क्यों आ गया था? अदिति, तुम बेकार में परेशान हो रही हो। गांव के बुजुर्ग थोड़े अंधविश्वासी होते हैं, इसलिए हमें देखकर घबरा गए होंगे। अब ये सब छोड़ो, आराम करो, सुबह सब ठीक लगेगा। अदिति चुप रही, लेकिन उसका मन अब भी बेचैन था। रात गहराती जा रही थी। सफर की थकान से विवेक तो गहरी नींद में सो गया, लेकिन अदिति की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। अचानक अदिति को तेज प्यास लगी। उसने विवेक की तरफ देखा। वो गहरी नींद में था। उसे याद आया कि कमरे के बाहर आंगन के पास पानी का बड़ा मटका रखा है। हिम्मत जुटाकर वो धीरे धीरे कमरे के बाहर चली गई। बाहर हवेली के आंगन में घना अंधेरा था। सीढ़ियों पर रुकते ही अदिति को लगा जैसे कोई उसके बहुत पास खड़ा हो। डरते डरते उसने सामने देखा। आंगन के एक कोने में एक औरत का काला साया खामोश खड़ा था। उसके बिखरे बाल और फटे कपड़े अंधेरे में भी साफ दिखाई दे रहे थे। वो बिना पलक झपकाए अदिति को घूर रही थी। ये देखकर अदिति की चीख गले में ही अटक गई। अदिति बदहवास होकर कमरे की तरफ भागी। विवेक, विवेक, जल्दी उठो, उठो विवेक। विवेक हड़बड़ाकर उठ बैठा। क्या हुआ अदिति? क्या हो गया? तुम इतनी कांप क्यों रही हो? विवेक, मैं पानी पीने बाहर आंगन में गई थी। मैंने वहां किसी को देखा। एक साया, एक औरत खड़ी थी वहां खंबे के पास। विवेक ने तुरंत अपने फोन की टॉर्च जलाई और चारों तरफ रोशनी डाली, लेकिन आंगन पूरी तरह खाली था। अदिति, वहां तो कोई नहीं है। नहीं विवेक, मैं भगवान की कसम खाकर कहती हूँ,
मैंने अपनी आंखों से देखा, वहां कोई खड़ा था। वो औरत मुझे घूर रही थी। अदिति, शांत हो जाओ। तुम बहुत डरी हुई हो। सफर की थकान और चाचा की डरावनी बातों का तुम्हारे दिमाग पर असर हो गया है। ये सब तुम्हारा वहम है। चलो अब सो जाओ। विवेक तो सो गया, लेकिन अदिति पूरी रात जागती रही। उसे ऐसा लग रहा था मानो कोई खिड़की की दरार से लगातार उन दोनों को देख रहा हो। अगली शाम सूरज ढलने के समय विवेक और अदिति गांव में टहलने निकले। पूरा गांव अजीब तरह से खामोश था। रास्ते में जो भी कोई दिखता, उन्हें देखते ही चुपचाप वहां से हट जाता। चलते चलते वे गांव के पुराने कुएं के पास पहुंचे। वहां करीब 18-19 साल की एक लड़की अकेली खड़ी थी। उसने साधारण सूती सूट पहन रखा था। अदिति उसके पास गई और अपनेपन से पूछे, तुम्हारा नाम क्या है बहन? मेरा नाम कुसुम है। आप दोनों इस गांव के नहीं लगते। मैंने पहले कभी आप लोगों को यहाँ नहीं देखा। हाँ कुसुम, ये गांव विवेक का पुश्तैनी घर है। इसके पापा यहीं पड़े हैं और मैं विवेक की पत्नी हूँ। जैसे ही अदिति ने खुद को विवेक की पत्नी बताया, कुसुम का चेहरा डर से पीला पड़ गया। वो कांपती आवाज में बोली, पत्नी? नहीं नहीं, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? इस गांव से जितना जल्दी हो सके तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ। अभी के अभी भाग जाओ। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो कुसुम? क्या बात है? सब लोग हमारी शादी की बात सुनकर इस तरह क्यों डर रहे हैं? ये गांव श्रापित है। इस गांव में शादियां नहीं होती और इस गांव में कोई भी शादीशुदा जोड़ा नहीं आ सकता। जो भी शादी करके इस गांव की सीमा में कदम रखता है, वो कभी जिंदा वापस नहीं जाता। वो उसे उठा ले जाती है। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? अंधविश्वास और बकवास की भी कोई सीमा होती है? चलो अदिति, यहाँ के लोग सब मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं। हमें इनसे कोई बात नहीं करनी। विवेक भैया, मेरी बात मान लो। अदिति दीदी को इस गांव से लेकर अभी भाग जाओ, वरना कल की सुबह तुम दोनों में से कोई नहीं देखेगा। वो आ जाएगी, वो किसी को नहीं छोड़ेगी। विवेक ने कुसुम की बात को अनसुना कर दिया और अदिति को लेकर वापस हवेली की तरफ बढ़ गया। लेकिन अदिति का दिल बुरी तरह कांप रहा था। रात के 12 बज रहे थे। हवेली के बाहर सन्नाटा पसरा था। विवेक गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन अदिति जाग रही थी। कुसुम की बातें बार बार उसके दिमाग में घूम रही थीं। ये गांव श्रापित है, वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। अचानक कमरे की पुरानी लकड़ी की खिड़की पर हल्की सी थपकी हुई। अदिति का दिल हलक में आ गया। उसकी सांसें थम गईं। उसने डरते डरते खिड़की के झरोखे से बाहर की तरफ झांका। बाहर चांद की धुंधली रोशनी में एक आकृति खड़ी थी। वो कुसुम थी। ऊपर खिड़की की तरफ देख रही थी। अदिति के होश उड़ गए। उसने सोचा कि कुसुम शायद उनकी मदद करने आई है या उन्हें गांव से भागने का कोई सुरक्षित रास्ता बताने आई है। अदिति ने सोचा कि विवेक को जगाना ठीक नहीं होगा। वो फिर इसे अपना वहम समझकर डांट देगा। इसलिए वो चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। कुसुम, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? इतनी रात को तुम बाहर क्यों आई हो? क्या तुम्हें कोई देख लेगा तो समस्या नहीं होगी? कुसुम ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बिना पलक झपकाए जंगल की तरफ एकटक देख रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद और बेजान लग रहा था। कुसुम, क्या हुआ तुम्हें? तुम बोल क्यों नहीं रही हो? कुसुम बिना कुछ कहे जंगल की ओर चल पड़ी। अदिति भी जैसे किसी अनजानी ताकत के वश में होकर उसके पीछे चलने लगी। कुसुम, रुको, तुम कहाँ जा रही हो? रुको कुसुम, मेरी बात सुनो। अगली सुबह विवेक की आंख खुली। उसने पास हाथ बढ़ाया, लेकिन अदिति वहां नहीं थी। वो घबराकर उठ बैठा। अदिति, अदिति कहाँ हो तुम? चाचा, सुखराम चाचा, दरवाजा खोलिए, बर्बाद हो गया मैं, दरवाजा खोलिए। सुखराम चाचा ने तुरंत दरवाजा खोला। जब उन्होंने विवेक को अकेला, बदहवास और रोते हुए देखा तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। वे बिना पूछे ही समझ गए कि जिस बात का डर था वही हो चुका है।
चाचा, अदिति नहीं मिल रही है। वो सुबह से गायब है। चाचा, मेरी पत्नी कहाँ चली गई? मुझे बताइए, आप लोग क्या छिपा रहे हैं मुझसे? बेटा, मैंने तुझसे गिड़गिड़ा कर कहा था ना कि यह गांव श्रापित है। यहां शादीशुदा जोड़ों पर काल की नजर रहती है, और यह भयानक बात तेरे पिता घनश्याम को बहुत अच्छी तरह पता है। काश तुम यहां आने से पहले उन्हें बता देते। काश तुम अपने बाप की बात मान लेते बेटा। विवेक ने कांपते हाथों से अपने पिता घनश्याम को फोन लगा दिया। हाँ विवेक, कहाँ है तू? 2 दिन से तेरा कोई फोन नहीं आया। तेरी माँ परेशान हो रही है। पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पापा, मैं काली खेड़ा आया था अदिति को लेकर। जैसे ही काली खेड़ा शब्द घनश्याम के कानों में पड़ा, फोन के दूसरी तरफ पूरी तरह सन्नाटा छा गया। पापा, आप चुप क्यों हो गए? अदिति गायब हो गई है पापा। यहाँ के लोग कह रहे हैं कि यह गांव श्रापित है। पापा, मेरी अदिति कहाँ गई? क्या कहा तूने? तू काली खेरा गया है, वो भी अदिति को साथ लेकर? नीच, बेवकूफ, तूने मुझसे पूछे बिना वहां कदम कैसे रखा? तुझे अंदाजा भी है कि तूने क्या अनर्थ कर दिया है? तूने अपनी पत्नी की बलि चढ़ा दी, बेवकूफ। पापा, मुझे मत डांटिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। आप मुझे बताइए कि अदिति के साथ क्या होगा, वो कहाँ होगी? सुन विवेक, मेरी बात कान खोलकर सुन। अगर अदिति अभी तक जिंदा है तो उसे कुछ नहीं होने दूंगा। तू सुखराम के घर की चौखट से एक कदम भी बाहर मत निकालना। मैं अभी इसी वक्त शहर से काली खेरा के लिए निकल रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ विवेक। विवेक के मन में बस एक ही सवाल था, आखिर इस गांव की सच्चाई क्या है? इसका जवाब हम पार्ट 2 में जानेंगे।